नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको जो अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है तबले का जन्म। भारतीय संगीत में गायन वादन तथा नृत्य के साथ लय ताल संबंधी वाद्यों का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। उपलब्ध प्राचीन संगीत के इतिहास में भी इन वाद्यों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। बहुत सी पौराणिक कथाओं में भी ऐसे वाद्यों की चर्चा हुई है। प्राचीन काल के जिन ताल संबंधी वाद्यों का उल्लेख मिलता है उसमें आगाती, आडंबर, वनस्पति, भेरी, दुर्दर, ढोल, नगाड़ा तथा मृदंग आदि मुख्य हैं। मृदंग या पखावज का तो प्रयोग आज भी कभी कभी देखने को मिलता है और ढोलक का प्रयोग उत्तर भारत के लोक गीतों के साथ खूब किया जाता है। आधुनिक युग के ताल संबंधी वाद्यों में सबसे प्रमुख स्थान तबले को प्राप्त है। इसकी उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल के दुर्धर नामक वाद्य का आधुनिक रूप तबला है। कुछ लोग तबले के जन्म का संबंध फारस के वाद्य तबल या तबल से जोड़ते हैं। तबल फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ संदूकची, पिटारी या खाल से मढ़ा हुआ एक पक्षीय वाद्य है। आधुनिक दाहिने बाएं की जोड़ी तबला का इससे संबंध जोड़ना उचित नहीं है। कुछ अन्य लोगों के अनुसार कहा जाता है कि यवनों ने भारतीय वाद्य पखावज को दो टुकड़ों में काटकर तबला और डग्गे का निर्माण किया। यह कथन भी अस्वाभाविक जान पड़ता है क्योंकि कोई वाद्य बीच से कट जाने के बाद वादन के योग्य रह ही नहीं जाता। कुछ लोग तबला का संबंध प्राचीन काल के ऊर्ध्वरक, दुर्धर तथा अन्य आकृति वाले वाद्य से जोड़ते हैं, परंतु उन वाद्यों की वादन प्रस्तुति का विवरण प्राप्त न होने के कारण उनसे तबले का संबंध जोड़ना उचित नहीं जान पड़ता। बहुत से लोगों की यह धारणा है कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने तबले वाद्य का निर्माण किया। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इसका भी खंडन किया है क्योंकि अमीर खुसरो का समय 13वीं शताब्दी माना जाता है और उसके बाद किसी ग्रंथों में तबला वादक या तबला वाद्य की चर्चा तक नहीं मिलती है। अतः तबले का इतना प्राचीन वाद्य होना प्रामाणिक नहीं होता। उत्तर भारत के पूर्व मध्य युग में ध्रुपद धमार जैसे गंभीर गायन शैली का प्रचार था जिसके साथ पखावज का प्रयोग किया जाता था, परंतु उसके पश्चात उत्तर भारत में राज्य परिवर्तन हुआ। मुगल बादशाहों के हाथ में शासन की बागडोर गई और धीरे धीरे लोगों की मानसिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने लगा। उसके प्रभाव से संगीत अछूता न रह सका। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने बड़े ख्याल को तथा अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर छोटे ख्याल को जन्म दिया, जो ध्रुपद गायन की अपेक्षा कहीं अधिक कोमल तथा मधुर गायन शैली थी। उस नवीन गायकी के साथ पखावज जैसे गंभीर तथा जोरदार वाद्य का बजाया जाना उपयुक्त न था। फलस्वरूप किसी मधुर ताल वाद्य की आवश्यकता पड़ी और संभवतः उसी आवश्यकता ने तबले को जन्म दिया। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति का यह मत विचारणीय है। संगीत प्रिय बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के समय में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ नियामत खां थे जो अपने उपनाम सदारंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के छोटे भाई का नाम खुसरो खां था। तबले के आविष्कार का श्रेय इस खुसरो खां को है जिनका समय 1719 से 1748 के आसपास का है। यह मोहम्मद शाह रंगीले के राज्यकाल का है। एक अन्य विद्वान के अनुसार मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दूसरे समय सन 1738 के आसपास के समय के एक प्रसिद्ध पखावज वादक हुए। उनका नाम रहमान खान था। उनके दूसरे पुत्र का नाम अमीर खुसरो था जिन्होंने सदारंग से कुछ समय तक ख्याल गायन की शिक्षा ली और इस गायन शैली की संगति के लिए भी उन्होंने तबला नामक एक अधिक उपयुक्त वाद्य का निर्माण किया। इन तथ्यों के अनुसार तबला निर्माण का समय 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाना चाहिए और उसका आधार वाद्य पखावज ही स्वीकार करना चाहिए। इस नवनिर्मित वाद्य में अनेक सुधार
करने का श्रेय सिद्धार खां नामक कलाकार को जाता है। उन्होंने ही पखावज के बोलों को तबले पर बजाए जाने योग्य परिवर्तित किया तथा महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया। बाएं भाग में डग्गे में पक्की स्याही का प्रयोग किया। पहले पखावज के बाएं के समान तबले के बाएं या डग्गे में गुथा हुआ आटा लगाया जाता था। उसका परिणाम यह होता था कि ढोलक के कुछ बोल तबले पर नहीं निकल पाते थे। इन परिवर्तनों से पखावज और ढोलक के समस्त अंगों का तबले पर प्रदर्शन संभव हो गया। उस्ताद सिद्धार खां के शिष्यों और पुत्रों ने तबला वादन की शैली को आगे बढ़ाया और तबले के प्रथम घराना दिल्ली घराने की नींव डाली। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।